आज हम अर्ली मेडिवल इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज को समझने वाले हैं, जहां मोहम्मद घोरी नाम का एक इन्वेडर इंडिया आता है और अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करता है। घोरी एक ऐसा एम्पायर बिल्डर था जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को परमानेंटली चेंज कर दिया था। ये पीरियड लगभग 12th सेंचुरी एडी का है, जब इंडिया में काफी सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे और कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं थी। इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर घोरी ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्ट किए और इंडिया की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ओपन किया। और इस घोरी के फेस के कारण आगे जाके दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट हुई, नॉर्थ इंडिया में टर्किश रूल की शुरुआत हुई और राजपूत्स की पॉलिटिकल डोमिनेंस धीरे धीरे कम होने लगी। अब क्योंकि मोहम्मद घोरी एक टर्किश ओरिजिन का पर्सन था, तो इंडियन हिस्ट्री में इस फेज को टर्किश कॉन्क्वेस्ट भी कहा जाता है। ये पीरियड आज से लगभग 850 ईयर्स पुराना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज भी हिस्ट्री समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फेज के थ्रू हमें ये समझ आता है कि कैसे रीजनल राजपूत किंगडम्स धीरे धीरे एक सेंट्रलाइज्ड टर्किश सल्तनत में कन्वर्ट हो गए, पावर स्ट्रक्चर की डायरेक्शन बदल गई और मिडीवल इंडिया का एक नया फेज स्टार्ट हो गया, जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं टर्किश कॉन्क्वेस्ट का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। नाउ सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इस टर्किश कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे क्या सिचुएशंस थी। देखो, 10th सेंचुरी में नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया पर प्रतिहारा एम्पायर का रूल था। प्रतिहारास काफी पावरफुल थे और उन्होंने नॉर्थ इंडिया के अलग अलग रीजन्स को एक साथ अपने अंदर लाकर उन पर कंट्रोल बनाया हुआ था। उनका एम्पायर पंजाब से लेकर सेंट्रल इंडिया तक फैला हुआ था और कन्नौज उनकी कैपिटल थी। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर थी जो स्टेबिलिटी मेंटेन करती थी। लेकिन 10th सेंचुरी के एंड तक प्रतिहारास की पावर धीरे धीरे कम होने लगी थी और आखिरकार उनका एम्पायर टूट गया था। ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि इसके बाद नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बची थी। इस सिचुएशन से नॉर्थ इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसे कोई एक रूलर कंट्रोल नहीं कर पाया। इस पॉलिटिकल वैक्यूम के साथ ही पूरे नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स उभरने लगे। अजमेर, गुजरात, कन्नौज और गंगा वैली जैसे रीजन्स में अलग अलग राजपूत क्लान्स ने अपना इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश कर दिया था। ये एक नेचुरल प्रोसेस था, क्योंकि जब एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर कोलैप्स होता है तो लोकल रूलर्स अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर अपने अपने किंगडम्स बना लेते हैं। पोस्ट प्रतिहारा पीरियड में भी बिल्कुल यही हुआ। नॉर्थ इंडिया में कई राजपूत क्लान्स पावरफुल बन के सामने आए, जैसे चौहान्स, अजमेर दिल्ली के एरिया में सोलंकीस, गुजरात में गाहदवालास, कन्नौज और गंगा वैली में परमारास, मालवा में और चंडेलास बुंदेलखंड में रूल करने लगे। ये सब क्लान्स इंडिविजुअली काफी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इन सबकी एक कॉमन वीकनेस थी, जो कि थी यूनिटी की कमी और आपस की राइवलरीज। इन सभी क्लान्स के बीच किसी भी तरह की यूनिटी तो थी नहीं, लेकिन ऊपर से ये आपस में ही लड़ते रहते थे अपनी पावर और अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए। इसी वीकनेस की वजह से नॉर्थ इंडिया एक्सटर्नल इन्वेडर्स के लिए एक इजी टारगेट बन गया और यहीं से टर्किश कॉन्क्वेस्ट का रास्ता खुलना शुरू हो गया। अब देखते हैं मोहम्मद घोरी का डिटेल्ड बैकग्राउंड। जब हम मोहम्मद घोरी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि वो कहाँ से आया और उसकी नजर इंडिया पे क्यों पड़ी। देखो, उसका असली नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था और वो घुरिड एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर बनके उभरा। ये घुरिड एम्पायर की शुरुआत 1160 एडी के करीब आज के सेंट्रल अफगानिस्तान के घोर प्रोविंस में हुई थी। घोर एक टफ और पहाड़ी रीजन है जो उस टाइम डिफेंस के लिए परफेक्ट माना जाता था और यहाँ के लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग और ब्रेव वॉरियर्स थे। मोहम्मद घोरी का जन्म लगभग 1149 एडी के आसपास हुआ था और वो 1170s से एक्टिवली मिलिट्री कैंपेन्स में शामिल हो गया था। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से घुरिड एम्पायर के लोग सुन्नी मुस्लिम्स थे और घोरी ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजियस आइडियाज का भी यूज किया। घोरी का बड़ा भाई गियासुद्दीन मोहम्मद था, जो 1163 ईडी में घुरिड एम्पायर का सुल्तान बना। इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक स्मार्ट सिस्टम चलाया, जिसे हम डायआर्की कह सकते हैं, जिसमें गियासुद्दीन ने वेस्टर्न रीजन जैसे हेरात, गजनी और बल्ख संभाले, जबकि मोहम्मद घोरी ने ईस्टर्न साइड संभाली, यानी कि हिंदुस्तान का फ्रंटियर। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद घोरी हमेशा अपने भाई के लिए लॉयल रहा। इंडिया में बड़ी बड़ी जीत के बाद भी, जैसे 1192 की तराइंगी बैटल के बाद, उसने अपने बड़े भाई गियासुद्दीन को ट्रिब्यूट भेजा और दोनों भाइयों के नाम से जॉइंट कॉइन्स भी चलाए गए। सो ये दोनों भाई मोहम्मद घोरी और गियासुद्दीन मोहम्मद, इन दोनों ने मिलकर घुरिड एम्पायर का एक्सपेंशन किया और दोनों भाइयों के बीच बहुत ही हाई लेवल का ट्रस्ट था। अब देखते हैं घोरी के इंडियन कैंपेन्स का मोटिवेशन। मोहम्मद घोरी के इंडियन कैंपेन्स के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारे रीजंस थे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इंडिया उस टाइम बहुत रिच माना जाता था। यहाँ फर्टाइल गंजाटिक प्लेन्स थे, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर था और ट्रेड पोर्ट्स थे। जैसे गुजरात में लोकेटेड कैम्बे से स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स दूर दूर तक भेजे जाते थे। साथ ही बड़े मंदिरों के पास भी बहुत ज्यादा गोल्ड और वेल्थ होती थी।
गुरिट्स को अपनी लगातार चलाने वाली वॉर्स के लिए स्टेबल और रेगुलर रेवेन्यू चाहिए था जो कि इंडिया से मिल सकता था। दूसरा मोटिवेशन स्ट्रेटेजिक था। पंजाब पर कंट्रोल का मतलब था इंडस रीजन पर ग्रिप और ईस्टर्न साइड पर एक स्ट्रांग बफर जोन बनाना। इससे गौर एम्पायर के कोर एरियाज को बाकी एम्पायर से कम ईस्टर्न फ्रंट से सेफ रखा जा सकता था और इसे सेफ रखने में पंजाब का रीजन एक बफर के जोन के जैसे काम आ सकता था। तीसरा रीजन जियोपॉलिटिकल कंपटीशन था। घोरी चाहता था कि गजनविट्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे। ये गजनविट्स भी अफगान थे जिन्होंने गजनी के अंडर पंजाब रीजन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया हुआ था और ये गजनविट्स अभी भी लाहौर और पेशावर जैसे एरियाज में होल्ड बनाए हुए थे। गजनविट्स के अलावा गुरिट्स का सेंट्रल एशिया में सेल्जुक एम्पायर के साथ भी कंपटीशन चल रहा था। चौथा मोटिवेशन रिलीजियस एंगल से जुड़ा हुआ था। घोर रीजन में सुन्नी रिवाइवल हो रहा था और इंडिया के कैंपेन्स को जिहाद के आइडिया के साथ प्रोजेक्ट किया गया था ताकि सोल्जर्स मोटिवेट हो सके। लेकिन यह समझना जरूरी है कि रिलीजन एक सपोर्टिंग फैक्टर ही था और मेन एम इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग का था। अब देखते हैं घोरी की एंट्री इनटू इंडिया। मोहम्मद घोरी की इंडिया में एंट्री 1175 ईडी में शुरू हुई और ये कोई एक छोटा अटैक नहीं था बल्कि एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक कैंपेन था जो 1186 तक पंजाब तक पहुंच गया। घोरी का सबसे पहला टारगेट मुल्तान और उच्च का रीजन था जिसे घोरी ने 1175 के अराउंड अटैक किया। मुल्तान इंडस रिवर के पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था जहां से कॉटन, डेट्स और स्लेव्स का ट्रेड होता था। वहां के लोकल रूलर्स इस टाइम तक काफी वीक हो चुके थे और आपस के झगड़ों में फंसे हुए थे। घोरी की लगभग 10,000 कैवेलरी ने मुल्तान के फोर्ट्स पर अटैक किया और मुल्तान पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। इस तरह से मुल्तान घोरी का पहला स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बना। मुल्तान से उसे हर साल लगभग 1 लाख दिनार्स का टैक्स मिलता था और घोरी ने यहाँ के लोकल लोगों को अपनी घुरिड आर्मी में रिक्रूट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि घोरी ने यहाँ सिर्फ लूट ही नहीं की बल्कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया और मुल्तान को अपने घुरिड एम्पायर में शामिल किया। फिर इसके बाद 1178 एडी में घोरी ने गुजरात पर अटैक करने का प्लान बनाया क्योंकि वहां रिच टेम्पल्स और कैम्बे जैसे बिजी पोर्ट्स थे जिससे घुरिड एम्पायर को काफी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते थे। गुजरात पर अटैक करने के लिए घोरी ने डेजर्ट का रूट चूज किया जहां पानी की कमी और गर्मी ने उसकी आर्मी को थका दिया था। और साथ ही गुजरात में घोरी की आर्मी की बैटल होती है चालुक्यास के साथ और इस बैटल को बैटल ऑफ कायादारा के नाम से भी जाना जाता है। इस बैटल में घोरी की आर्मी को चालुक्यास के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था और इस डिफीट से घोरी ने सीखा कि डेजर्ट और सदर्न रूट्स उसके लिए रिस्की हैं, इसलिए उसने फ्यूचर में गुजरात को बाईपास करके पंजाब पर फोकस किया। इसके बाद घोरी ने गुजरात से अपना फोकस पंजाब के एरियाज की तरफ किया जहां गजनविड एम्पायर का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। घोरी ने 1179 एडी में पेशावर और 1181-82 एडी में इंडस रिवर के आसपास के रीजन्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। अब पंजाब रीजन में बचा था लाहौर जो कि गजनविड्स का पंजाब में लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था। घोरी ने इस रीजन को भी 1185-86 एडी में कैप्चर कर लिया। घोरी ने लाहौर कैप्चर करने के बाद लाहौर का एडमिनिस्ट्रेशन उसके स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दिया। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने आगे जाके 1206 ईडी में दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट रखी। इस तरह 10 साल से ज्यादा टाइम में घोरी ने स्टेप बाय स्टेप पंजाब पर कंट्रोल बनाया और नॉर्थ इंडिया की कॉन्क्वेस्ट के लिए एक बेस तैयार किया। अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान को डिटेल में। नाउ एक स्टेज सेट हो चुका था पृथ्वीराज चौहान के लिए जो चहामना या फिर चौहान डायनेस्टी का सबसे बड़ा वॉरियर माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के चौहान एम्पायर की टेरिटरी हरियाणा से राजस्थान तक और ग्वालियर के आसपास तक फैली हुई थी और इसकी कैपिटल थी अजमेर। पृथ्वीराज का कोर्ट पोएट्स और स्कॉलर्स से भरा हुआ था जैसे चंद बरदई और जयनका जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के थ्रू उसकी एक बहादुर और एक हीरोइक इमेज बनाई हुई थी। पॉलिटिकली भी वो काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर था क्योंकि दिल्ली और अजमेर के बीच का ट्रेड रूट और गंगा रीजन का गेटवे उसके कंट्रोल में ही था और इसलिए मोहम्मद घोरी उसका नेचुरल राइवल बन गया जो पंजाब से थ्रेट बनकर आ रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने एम्पायर पर 1178 एडी से 1192 एडी तक रूल किया था। नाउ देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ऑफ 1191 एडी। 1190 एडी की गर्मियों में मोहम्मद घोरी ने चालाकी से भटिंडा फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। भटिंडा दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर था और इसलिए यह पृथ्वीराज चौहान के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन गया था। इसके बाद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान से ट्रिब्यूट्स मांगे। ये एक तरह की सरेंडर विदाउट फाइटिंग का ऑफर था घोरी की साइड से पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन पृथ्वीराज ने इसे रिफ्यूज कर दिया। अब अगर घोरी को अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना है तो द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर घोरी was to fight a battle with पृथ्वीराज चौहान। As a result, दोनों आर्मीज सितंबर 1191 ईडी में तराइन जो कि हरियाणा के करनाल में है यहाँ के प्लेन्स में आमने सामने हुई।
घोरी को इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। घोरी को हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान की प्रेस्टीज बहुत बढ़ गई थी और अब वो नॉर्थ इंडिया का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन लगने लगा था और कई लोकल किंग्स ने उसे ट्रिब्यूट भेजना भी शुरू कर दिया था। घोरी इसके बाद जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसने तुरंत बदला लेने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उसने लाहौर से नए टर्किश स्लेव सोल्जर्स और अफगान ट्राइब्स को इकट्ठा किया। ये हार उसके लिए सिर्फ डिफीट नहीं थी, बल्कि एक लेसन था जो उसे और ज्यादा डिटर्मिन्ड बना गया। इसी डिटर्मिनेशन के साथ घोरी ने दूसरी बैटल ऑफ तराइन के लिए तैयारी अपनी शुरू करी। अब लेकिन पृथ्वीराज ने घोरी को जब डिफीट कर दिया था तो उसने उसको छोड़ा क्यों, उसे खत्म क्यों नहीं किया? ये डिसीजन हमारी इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट इफ मोमेंट्स में से है। इसका रीजन ये है कि क्षत्रिय धर्म के अकॉर्डिंग एक डिफीटेड किंग को मारा नहीं जाता था। या तो उस किंग को प्रिजनर बनाया जाता था या फिर उसे कुछ रैंसम लेकर उसे छोड़ दिया जाता था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने क्षत्रिय धर्म को फॉलो करते हुए घोरी को हराने के बाद भी उसे छोड़ दिया था। नाउ 1191 की हार के बाद मोहम्मद घोरी पूरे रिवेंज मोड में आ गया था। लाहौर पहुंचकर जो सोल्जर्स बैटल ऑफ तराइन से भाग गए थे, घोरी ने पहले तो उन्हें पनिश किया और उसके बाद एक नई बड़ी आर्मी तैयार करी। घोरी ने लगभग 6 महीने तक अपनी इस नई बड़ी आर्मी की इंटेंसिव ट्रेनिंग करवाई और इसके बाद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ अगले ही साल यानी कि 1192 एडी में दोबारा तराइन में एक बैटल फाइट करी, जो कि थी बैटल ऑफ तराइन सेकंड, जिसमें घोरी ने इस बार पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। यानी कि जो रिजल्ट 1191 एडी में पिछले साल था उसका बिल्कुल ऑपोजिट इस साल हुआ और इस बार घोरी वॉज द विनर और जो हारा था वो था पृथ्वीराज चौहान। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज सेकंड बैटल ऑफ तराइन में घोरी से क्यों हारा। इसका पहला रीजन था यूनिटी की एब्सेंस। पृथ्वीराज चौहान को बड़े राजपूत रूलर से घोरी के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं मिला था। इनमें से मेन रूलर था जयचंद, जो कि कनौज पर रूल करता था। जयचंद ने पृथ्वीराज को सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों के बीच पर्सनल और पॉलिटिकल राइवलरी थी। दोनों पावरफुल राजपूत रूलर्स थे और नॉर्थ इंडिया में डोमिनेंस के लिए कम्पीट कर रहे थे, खासकर कनौज और दिल्ली के एरिया पर कंट्रोल लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, एक पॉपुलर कहानी के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता से शादी की उनकी विल के अगेंस्ट, जिससे जयचंद की पर्सनल इंसल्ट हुई और दुश्मनी और गहरी हो गई। इसके अलावा जयचंद को लगता था कि अगर पृथ्वीराज ज्यादा पावरफुल हो गया तो उसकी मदद करने से चौहान्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जो उसके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ था। इसी ईगो, राइवलरी और लैक ऑफ यूनिटी की वजह से जयचंद ने घोरी के खिलाफ राजपूत यूनिटी को सपोर्ट नहीं किया, जो आगे जाके नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ। और जयचंद के अलावा और भी कई सारे राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपना सपोर्ट नहीं दिया। दूसरा रीजन था आउटडेटेड टैक्टिक्स। चौहान के पास एलिफेंट्स थे जो कि स्लो मूविंग होते थे और वहीं घोरी की आर्मी में मेनली हॉर्सेस थे और इससे घोरी की आर्मी को बेटर मोबिलिटी हासिल हुई। तीसरा रीजन था घोरी की आर्मी इस बार ज्यादा अच्छे से ट्रेन थी। उन्होंने सभी पॉसिबल सिचुएशंस को टैकल करने के लिए ट्रेनिंग करी थी, जैसे कि एलिफेंट से डील कैसे करना है एक्सेट्रा। इसके अलावा घोरी ने इस बार चौहान एम्पायर में स्पाइस भी भेजे थे, जिससे उसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिली जिसका यूज उसने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में किया। चौथा रीजन था कि 1191 की विन के बाद चौहान एम्पायर की लीडरशिप में एक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था रिगार्डिंग घोरी, और साथ में घोरी के रिटर्न को अंडर एस्टिमेट भी किया जा रहा था। एंड फॉर दिस रीजन जब घोरी अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा था तो चौहान एम्पायर ने उसकी इस एक्टिविटीज पर नजर रखने का एफर्ट नहीं किया। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज के साथ क्या हुआ सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद। जब पृथ्वीराज चौहान इस बैटल को हारा तो उसे कैप्चर कर लिया गया और कैप्चर करने के बाद उसे घोरी के कैंप के एक टेंट में रखा गया। पर्शियन सोर्सेस बताते हैं कि पृथ्वीराज ने कस्टडी में रहकर रेबेलियन की कोशिश करी, इसलिए मार्च 1192 में अजमेर के रास्ते पर उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था और उसका सर काट दिया गया था। और इसके साथ पृथ्वीराज चौहान और उनके किंगडम का एंड हो गया था। अब देखते हैं घोरी की विक्ट्री के बाद क्या इवेंट्स हुए। तराइन की बैटल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को सीज किया और एक लंबी फाइट के बाद शहर की वॉल्स तोड़ दी गई थी। गोविंद राय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ घोरी के अगेंस्ट लड़े थे, इन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। इसके बाद अजमेर, जो कि चौहान एम्पायर की कैपिटल थी, इसने ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई और हल्के ट्रिब्यूट देने की शर्तों पर कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसके बाद आसपास के छोटे मोटे फोर्ट्स भी एक एक करके कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में आ गए थे। राजपूत आर्मीज घोरी और ऐबक के सामने टूट गई थी और काफी राजपूत क्लैंस राजस्थान के पहाड़ों की तरफ चले गए थे। 1193 एडी में घोरी वापस घोर चला गया था क्योंकि उसके भाई गियासुद्दीन मोहम्मद की डेथ हो गई थी और खुरासान साइड से घुरिद एम्पायर को थ्रेट्स बढ़ रहे थे। इंडिया में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना वाइसरॉय बना दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने टर्किश ऑफिसर्स को इक्ता लैंड्स दिए, नए फोर्ट्स बनवाए और कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई। इसके अलावा जो भी रीजन कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में था, यहाँ कोर्ट और जस्टिस सिस्टम पर्शियन स्टाइल में चलने लगा
और टैक्स सिस्टम में खर्च लाया गया जिसमें लगभग आधी फसल टैक्स के रूप में ली जाती थी। इसके अलावा लोगों को इस्लाम अडॉप्ट करने पर भी बेनिफिट्स दिए गए थे। नाउ 1206 AD में घोरी को धम्यक ट्राइब के लोगों ने मार दिया था और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करके इंडिया में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी, जिसका सेंटर दिल्ली था। और इसके साथ दिल्ली सल्तनत का दौर स्टार्ट हुआ जो लगभग 320 साल तक चला, मामलुक से लेकर लोदीज तक। इस पूरे प्रोसेस का एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडिया में इंडो टर्किश कल्चर डेवलप हुआ, पर्शियन लैंग्वेज और सिस्टम्स आए, कुतुब कॉम्प्लेक्स जैसे नए आर्किटेक्चर दिखे और पॉलिटिकल पावर का सेंटर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखते हैं घोरी की मिलिट्री टैक्टिक्स और इनोवेशंस। मोहम्मद घोरी की मिलिट्री सक्सेस के कुछ मेन रीजंस उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स और इनोवेशन में थे। इनमें आते हैं स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड कैवलरी, जिसमें घोरी की आर्मी मोस्टली ट्रेन्ड हॉर्समैन पर बेस्ड थी जो फुल टाइम सोल्जर्स थे। ये लोग फास्ट मूव कर सकते थे और इसलिए घोरी की आर्मी बैटलफील्ड पर ज्यादा कंट्रोल रखती थी। सेकंड रीजन है सेंट्रल एशियन वॉरफेयर स्टाइल। घोरी ने सेंट्रल एशिया के स्टेपी वॉरफेयर आइडियाज का यूज किया और उन्होंने इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडाप्ट किया जो इंडियन आर्मीज के लिए नया और कंफ्यूजिंग था। थर्ड रीजन है पावरफुल बोज का यूज करना। घोरी के सोल्जर्स कॉम्पोजिट बोज यूज करते थे जो दूर से तेजी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरोस को चला सकते थे। फोर्थ रीजन है रिट्रीट टैक्टिक्स। घोरी जानबूझकर पीछे हटने का ड्रामा करता था। जब एनिमी उसका पीछा करता था तब साइड से और पीछे से अटैक करके घोरी अपने एनिमी को घेर लेता था। फिफ्थ रीजन है एलिफेंट्स के खिलाफ स्पेशल ट्रेनिंग। घोरी की आर्मी को एलिफेंट से डर ना लगे इसलिए उसके ट्रूप्स को स्पेशल प्रैक्टिस करवाई गई जहां एलिफेंट्स की आंखों और नाक पर अटैक करना सिखाया गया। सिक्स्थ रीजन है बेटर प्लानिंग और इंटेलिजेंस। घोरी के पास अच्छे स्काउट्स थे जो एनिमी की मूवमेंट और कैंप्स की इंफॉर्मेशन लाते थे, इसलिए उसे स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में बहुत असिस्टेंस मिली। सेवेंथ है हाई मोबिलिटी और स्पीड। घोरी की कैवलरी बहुत फास्ट थी जबकि इंडियन आर्मीज हैवी एलिफेंट्स पर डिपेंड करती थी। इसी स्पीड के डिफरेंस ने घोरी को एडवांटेज दी और दिल्ली तक का रास्ता खोल दिया। अब देखते हैं कि राजपूत मिलिट्री की वीकनेसेस क्या थी। इनमें पहला है वॉर एलिफेंट्स पर ज्यादा डिपेंडेंस। देखिए, एलिफेंट्स स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन बहुत स्लो थे और कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। जब उन्हें चोट लगती थी तो वो अपनी ही आर्मी को नुकसान पहुंचाते थे। सेकंड है हेवी आर्मर और वेपन्स। राजपूत सोल्जर्स हेवी आर्मरी और तलवार कैरी करते थे जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती थी। इससे ऑल्दो वो क्लोज फाइट में स्ट्रांग थे लेकिन दूर से होने वाले अटैक को वो टैकल नहीं कर पाते थे। थर्ड है वीक आर्चरी सिस्टम्स। राजपूत्स के पास सिंपल बोस थे जो कम डिस्टेंस तक शूट करती थे और फास्ट और दूर से अटैक करने वाली टर्किश आर्चरी का जवाब उनके पास नहीं था। फोर्थ है टेम्परेरी आर्मी सिस्टम। राजपूत आर्मीज मोस्टली टेम्परेरी सोल्जर से बनी होती थी जो थोड़े टाइम के लिए लड़ते थे और इनकी लॉयल्टी अपने लोकल राजा तक ही लिमिटेड होती थी। फिफ्थ है प्रॉपर कंडीशंस की कमी। राजपूत वॉरफेयर इंडिविजुअल ब्रेवरी पर बेस्ड थी और एक टीम एफर्ट या फिर आर्मी लेवल प्लानिंग पर इनका ज्यादा फोकस नहीं था। सिक्स्थ है पुअर इंटेलिजेंस और प्लानिंग। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी में स्काउट्स कम थे और इससे एनिमी की ट्रेनिंग और प्लानिंग की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। इस वजह से वो सरप्राइज अटैक के लिए तैयार नहीं रहते थे। और लास्ट रीजन है वीक लॉजिस्टिक सिस्टम्स। राजपूत आर्मीज लोकल सप्लाईज पर डिपेंड करती थी और इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी, जबकि घोरी की आर्मी बेटर प्लानिंग के साथ दूर तक मार्च कर सकती थी। अब देखते हैं सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स को। तराइन के बाद जो हुआ उसने नॉर्थ इंडिया का सोशल और कल्चरल सेटअप काफी हद तक बदल दिया था। तराइन की बैटल्स के बाद कई जगह पर लोगों ने नए रूल को एक्सेप्ट किया और कुछ लोग इंसेंटिव्स की वजह से इस्लाम की तरफ आए, जैसे टैक्स में रिलीफ, आर्मी में नौकरी और बेटर सोशल सिक्योरिटी। इसी टाइम पर सूफी सेंट्स जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए और उन्होंने खानकास एस्टैब्लिश किए जहां फ्री लंगर, सिंपल टीचिंग्स और पीसफुल मैसेजेस दिए जाते थे। इन खानकास ने धीरे धीरे कल्चर के सेंटर्स का रोल भी प्ले किया जहां पर्शियन म्यूजिक, पोइट्री और लोकल ट्रेडिशंस मिक्स होने लगे। इस पीरियड में राजपूत सोसाइटी पर भी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। डिफीट के बाद कुछ जगह पर जौहर और सैक्रिफाइसेस की कहानियां पॉपुलर हुई जो रेजिस्टेंस और ऑनर के सिंबल्स को बताती हैं। साथ ही टर्किश स्लेव्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खुले जहां बर्थ से ज्यादा टैलेंट इंपॉर्टेंट था। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे लोग जो पहले सिंपल पोजीशंस पर थे अब आगे चलकर बड़े रूलर्स बने। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में पर्शियन लैंग्वेज और सिस्टम्स आए और कल्चर में भी हमें एक नया मिक्सचर देखने को मिला जहां लैंग्वेज, फूड और ड्रेस में इंडियन और सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स एक साथ दिखे। इन सब के बीच राजपूत्स ने राजस्थान की हिल्स में रीग्रुप करके रेजिस्टेंस कंटिन्यू रखी। ओवरऑल ये फेज कॉन्फ्लिक्ट से कोएग्जिस्टेंस की तरफ एक बड़ा शिफ्ट था जहां से आगे चलकर एक कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ। अब देखते हैं इस एपिसोड के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को। तराइन की 2 लड़ाइयां सिर्फ 2 बैटल्स नहीं थी बल्कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इनके बाद राजपूत पावर जो लगभग गुप्ता एम्पायर के एंड के बाद से ऑलमोस्ट 1000 साल तक नॉर्थ इंडिया में स्ट्रांग रही, ये धीरे धीरे खत्म हो गई थी और इनकी जगह इंडो टर्किश रूलर्स का नया फेज शुरू हुआ जो लगभग 700 साल तक चला।
जिसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजीस, तुगलक्स, सैयद्स, लोदीज और बाद में मुगल्स जैसे रूलर्स आए। मिलिट्री लेवल पर भी ये एक बड़ा चेंज था, जहां सेंट्रल एशियन हॉर्स आर्चर्स की स्पीड और स्मार्ट टैक्टिक्स ने इंडियन वॉर एलिफेंट्स और हेवी इन्फेंट्री को पीछे छोड़ दिया था। गोरी की रिट्रीट टैक्टिक्स ने यह क्लियरली दिखा दिया कि पुराना फ्यूडल वॉर सिस्टम नए तरह के वॉरफेयर के सामने टिक नहीं सकता था। कल्चरल लेवल पर भी पहले क्लैश हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों ट्रेडिशंस का मिक्स भी बना। सूफी सेंट्स जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती आए, उर्दू जैसी लैंग्वेजेस डेवलप हुई और कुतुब मीनार जैसे इंडो इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स बने। पॉलिटिकल लेवल पर भी बड़े चेंजेस आए, जहां फ्रैगमेंटेड राजपूत किंगडम्स की जगह एक सेंट्रलाइज्ड सल्तनत सिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें लैंड सिस्टम, परमानेंट आर्मी, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्यूचर इंडियन गवर्नेंस की फाउंडेशन रखी। अब देखते हैं महमूद ऑफ गजनी और गोरी के बीच का डिफरेंस। महमूद ऑफ गजनी ने 997 एडी से 1030 एडी के बीच लगभग 17 बार इंडिया पर रेड्स करी। यहाँ पे सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है कि रेड और कॉन्क्वेस्ट में क्या फर्क होता है। महमूद का स्टाइल बिल्कुल रेड टाइप का था। वो आता था, मंदिरों और शहरों को लूटता था, जैसे सोमनाथ और कन्नौज, और फिर हर बार वापस गजनी चला जाता था। उसने इंडिया में कोई परमानेंट आर्मी या फिर बेस नहीं बनाया और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग गैरिसन छोड़ा। महमूद का मेन फोकस सिर्फ प्लंडर पर था। गोल्ड, ज्यूल्स और ट्रेजर कलेक्ट करके गजनी ले जाना ही उसका मेन गोल था। पॉलिटिकल कंट्रोल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की अप्रोच इससे बिल्कुल अलग थी। 1175 ईडी के बाद उसने सिर्फ रेड्स नहीं करी, बल्कि कॉन्क्वेस्ट का पूरा प्लान बनाया, यानी कि जो एरियाज वो जीता गया वो उसे अपने अंडर लेता गया। उसने परमानेंट बेसिस बनाए, गवर्नर्स अपॉइंट किए और फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करवाए। उसका विजन क्लियर था कि इंडिया में उसे एक स्टेबल और एक परमानेंट एम्पायर बनाना है। और इसी अप्रोच की शिफ्ट की वजह से इंडिया में एक लॉन्ग टर्म टर्किश रूल की एस्टैब्लिशमेंट हो सकी, जिसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी के अंडर हुई। सो दिस वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।